मेरी उम्र 22 साल है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर मैंने काफी पैसे कमाए। इसलिए मैंने अपने माता-पिता को एक छोटे से घर से निकालकर एक बड़े बंगले में लाने का सपना देखा था। हमारे घर का निर्माण लगभग पूरा हो गया था, इसलिए मैं अक्सर वहां जाने लगा। एक दिन मैंने देखा क्नॉइस कि सामने रहने वाली 32 साल की महिला मुझे लगातार देख रही थी। मैं अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन जब भी मेरी नजर पड़ती, मुझे महसूस होता कि वह मुझे निहार रही है। एक दिन उसने इशारे से मुझे बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा, क्या भाई, नया पड़ोसी कब बनोगे? तुम्हारे घर का काम कब तक पूरा होगा? इस तरह से हमारी जान पहचान हो गई। मैंने उसे पहली बार आंटी कहकर बुलाया। मोनिका मुझे बार बार देखती रहती थी। हमारे घर के सामने ही उसका घर था, लेकिन वह बहुत साधारण था। उसका रहन सहन भी बहुत साधारण था। वह हमेशा साड़ी में रहती थी, क्योंकि हम भी कुछ दिनों बाद वहां रहने वाले थे। मैं उससे बातें किया करता था, क्योंकि वह हमारी भविष्य की पड़ोसी थी। उस बात को छोड़ दें तो मुझे उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं 22 साल का लड़का था और वह 31 साल की महिला थी। एक दिन जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था, मैं वहीं कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। उसी समय मोनिका आई और शाम के वक्त मुझे चाय लाकर दी। उसने कहा कि मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूं, तुम अपने घर के काम पर काफी ध्यान दे रहे हो। मोनिका का यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें भी ऐसे अच्छे पड़ोसी चाहिए थे। मेरे माता पिता ने बहुत ही कठिन समय देखा था और बड़ी मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। हमारे घर में मेरे माता पिता, मैं और मेरा एक छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई 16 साल का था। हाल ही में मैंने उसका एडमिशन दूसरे शहर के कॉलेज में करवाया खसत। अब वह भी कॉलेज जाने लगा था। नए बंगले के निर्माण के बारे में घर में किसी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने एक जगह नौकरी शुरू की और कुछ ही महीनों में नौकरी करते हुए मैंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। उस बिजनेस में कम समय में मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ और उसी के कारण मैं आज अपने इस बंगले का निर्माण करवा सका। मैं अपने माता पिता के लिए बहुत खुश था और भाई की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। बीच बीच में मैं उससे मिलने उसके हॉस्टल जाया करता था। एक दिन मैं यह देखने के लिए गया कि निर्माण कार्य कितना हुआ है। तब मुझे पता चला कि मैंने विदेश से बंगले के लिए कुछ सामान मंगवाया था, जिसके आने में देर हो रही थी। इसीलिए बंगले का निर्माण पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा। काम का अंदाजा लगाकर मैं वहां से निकलने लगा, तभी मैंने देखा क्रॉइस कि मोनिका अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी ओर देख रही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी, तो मुझे उसकी नजरों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वह मुझे एक अलग ही नजर से देख रही थी। तभी उसने मुझे हाथ दिखाया। मैंने भी उसे बाएं किया और वहां से निकल गया। मोनिका का यह व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी इतनी पहचान भी नहीं थी। फिर भी जब भी मैं वहां जाता, वह मुझसे बात किए बिना नहीं रहती थी। हर बार वह मुझे चाय नाश्ते के लिए बुलाती, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से उसे टाल देता था। कुछ दिनों बाद जब मैं बंगले के काम की जगह जा रहा था, तब जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे गाड़ी से सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे मैं बंगले के पास पहुंचा। तब सामने का दृश्य देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि बंगले की दीवार पानी में बह गई थी। निर्माण अभी कच्चा था, इसीलिए बारिश का प्रहार उसे सहन नहीं हो पाया। हुए नुकसान को देखकर मैं बहुत निराश हो गया था। जोरदार बारिश के कारण वहां के मजदूर भी चले गए थे। तब मैं बंगले की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए मुझे वापस घर जाने के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ा और मैं वहीं खड़ा रहा। काफी समय हो गया, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मैंने घर पर फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से फोन नहीं लग रहा था। कुछ समय इंतजार करने के बाद अचानक मैंने सामने देखा, तो मोनिका मेरे सामने थी। मोनिका हाथ में छाता लेकर सामने से आ रही थी। शाम का समय था और बारिश की वजह से काफी अंधेरा हो गया था। मोनिका एक हाथ में छाता क्नॉइस और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। तब टॉर्च की रोशनी में मैंने उसे देखा। उस हल्की रोशनी में मोनिका कुछ अलग ही दिख रही थी। उस समय उसने साड़ी नहीं पहनी थी,
बल्कि मॉडर्न कपड़े पहने थे। उसके होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। मोनिका का यह रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं बस उसे निहारता ही रह गया। उसके पास जो छाता था, वह उसके हिसाब से थोड़ा छोटा था, इसलिए उसका शरीर थोड़ा भीग गया था। उसका भीगा हुआ रूप देखकर मेरी नजरें उसके प्रति बदलती जा रही थीं। ऐसी खूबसूरत महिला मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी मोनिका मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे मुझे अपने घर की ओर ले जाने लगी। तब मैं बिना कुछ कहे बस उसके पीछे चलने लगा। वह आगे चल रही थी और मैं पीछे से उसे निहार रहा था। मेरी नजरें उसकी हर चीज पर जा रही थीं। मैंने कभी किसी महिला को इस तरह से नहीं देखा था। आज मुझे क्या हो रहा था पता नहीं। मोनिका का वह रूप और उस रूप का साथ दे रही बारिश जोरदार तरीके से मेरे मन पर असर कर रहे थे। मेरा अपने मन पर से संयम टूटता जा रहा था। तभी मोनिका ने मुझे आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर मैं होश में आया। उसने कहा, सोहम, तुम ऐसे इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? इतनी तेज बारिश में इस तरह रुकना ठीक नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि मैं बारिश कम होने का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई है। लेकिन इतनी तेज बारिश की वजह से मैं यहां ही रुक गया। तब मोनिका ने कहा, सोहम, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूं। तू मेरी मदद ले सकता है। पड़ोसी मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जब मैंने मुस्कुराया तो उसने कहा कि ये घर अपना ही है, ऐसा समझो। उसे बात करते हुए मैं नजरें झुकाकर बात कर रहा था। लेकिन जब मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो मुझे उसके रूप को देखकर अंदर कुछ अलग ही महसूस हुआ। उसकी सुंदरता बहुत मनमोहक थी और उसने मेरे दिल को बहुत भाया। लेकिन मैंने खुद को संभालना क्योंकि मुझे पता था कि मोनिका की शादी तो जरूर हो चुकी होगी। उस वक्त मैंने उससे कहा, आंटी, आपने मेरी मदद की इसके लिए धन्यवाद। तब मोनिका ने कहा, सोहम, मुझे आंटी वांटी मत कहो। अभी अभी मेरी शादी हुई है। मेरे पति कुछ दिनों के लिए बाहर काम पर गए हैं, इसीलिए मैं यहां अकेली हूं। और आगे से मुझे आंटी कहकर मत पुकारो। हमारे बीच उम्र का कितना ही अंतर है। और हां, आगे कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर आवाज देना। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और अगर मुझे कभी कुछ मदद चाहिए होगी तो तुम करोगे, है ना? उस वक्त मैंने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं बारिश में थोड़ा भीग गया था और मुझे ठंड लग रही थी। मैं कांप रहा था। तभी मोनिका ने मेरा शर्ट उतारने की कोशिश की। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। मुझे वो अच्छा भी लग रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं उस समय दुविधा में था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मुझे वो बातें अच्छी भी लग रही थीं और उसका स्पर्श मेरे लिए नया था, इसीलिए मैंने मोनिका को रोका। उसके व्यवहार के बारे में मैंने उससे बात की। तब उसने कहा, सो, हम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा शर्ट पूरा गीला हो गया है, इसीलिए तुम्हें ठंड लग रही है। मैं तुम्हें अपने पति का एक शर्ट लाकर देती हूं। उसे पहन लो। शर्ट लाकर देने तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने मेरा शर्ट उतारने की कोशिश की तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसे दूरी बनाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसने मुझे अपने पति का एक शर्ट लाकर दिया, लेकिन वह शर्ट मुझे बिल्कुल फिट नहीं आ रहा था। उसने कुछ और शर्ट्स लाकर दी, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे ठीक से फिट नहीं हो रही थी। तब मैंने उससे कहा, अगर आपके पास कोई कंबल हो तो वह मुझे दे दीजिए, वह काफी होगा। तब मोनिका ने मुझे एक कंबल लाकर दिया। मैं उस कंबल को लेकर उसके घर के सोफे पर बैठ गया। जब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज चुके थे। मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई थी। तभी मोनिका मेरे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई। उसने कहा, सोहम, ये सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने उसके हाथ से सूप लिया। मोनिका का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि पड़ोसी इतने अच्छे हो सकते हैं। मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, इसीलिए सूप पीने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। सूप पीते वक्त मोनिका मेरे सामने बैठी थी। मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। उसकी सुंदरता देखकर मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। इस दौरान मोनिका ने मुझसे कहा, सोहम, अब तुम्हें घर जाने में काफी देर हो जाएगी, इसीलिए आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। और हां, किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। मोनिका के एक एक शब्द अब मेरे कानों में जैसे मधु की तरह पड़ रहे थे, क्योंकि उसकी आवाज बहुत मीठी थी।
उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी भी उसकी तरह ही होनी चाहिए। उस समय जब मैं ये सब सोच रहा था, मोनिका मेरे पास आई। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे बालों पर फिर लगी। उसने कहा, तुम्हारे बाल भी बहुत गीले हैं। वो मेरे बालों का पानी झटक रही से थी। मोनिका का स्पर्श अब मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में यह बात भी थी कि मोनिका विवाहित है, उसने मेरी मदद की है, इसीलिए मुझे इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने मोनिका से कहा, मुझे तुम्हारे पास रुकना सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आज की रात मैं रुक जाऊंगा और सुबह जल्दी अपने घर चला जाऊंगा। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और एक तरह से बारिश ने ही हमारी इस मुलाकात का कारण बना दिया था। मैं इसे मोनिका की मदद समझ रहा था, लेकिन मोनिका मेरे साथ रात को कुछ ऐसा करने वाली थी जो मेरे जीवन का पहला अनुभव होने वाला था। मोनिका ने मुझे अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा। आज दिन भर मैं बहुत थका हुआ था, इसीलिए मुझे तुरंत नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मोनिका मेरे बगल में सो रही थी। उसका हाथ मेरी छाती पर था। उसे इस तरह अपने पास देखकर मैं थोड़ा दूर हो गया। वह रात की स्थिति में थी और उसी स्थिति में मेरे बगल में आकर सो गई थी। मुझे गहरी नींद लगने के कारण पता नहीं चला कि वह मेरे पास कब आकर सो गई। जैसे ही मैं उठा, मोनिका भी जाग गई। तब मैंने उससे कहा, मोनिका, ये क्या बेहुदा काम है? तुम मेरे पास आकर क्यों सोई? तब मोनिका ने कहा, मैं बाहर सोफे पर सोई थी, लेकिन हॉल में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आकर सो गई। तब मैंने अपना शर्ट ढूंढना शुरू किया। मेरे शरीर पर तब भी शर्ट नहीं था। मुझे हॉल में मेरा शर्ट दिखा। शर्ट पहनकर मैं जल्दी से उसके घर से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने अपने माता पिता से कहा कि रात को बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं हॉल में ही थोड़ा रुक गया था। नहाने के लिए जब मैं बाथरूम में गया और शर्ट उतारी, तो मैंने आईने में जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी छाती पर लिपस्टिक के निशान थे और मेरी पैंट भी थोड़ी ढीली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका ने ये सब मेरे साथ कब किया। मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। मुझे लगा कि मोनिका ने मुझे जो सूप पिलाया था, उसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी और नींद में उसने मेरे साथ कुछ गलत किया। लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। पिछली रात उसके घर में जो रोमांचक माहौल बना था, उसने मुझे मोनिका के साथ बहुत कुछ करने की इच्छा पैदा कर दी थी। लेकिन वह शादीशुदा थी, इसलिए मैंने अपने मन पर काबू रखा और खुद को फिसलने नहीं दिया। लेकिन जो कुछ हुआ उससे साफ था कि मोनिका भी वही चाहती थी जो मेरे मन में था। उस दिन मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और पूरे दिन मेरे मन में मोनिका की छवि घूमती रही। मेरे मन में बार बार पिछली रात की मोनिका की वह छवि आ रही थी, जिससे अब मेरे मन में जो इच्छा पैदा हुई थी, उसे मैं मोनिका के सामने बोलने की सोच रहा था। उसके बर्ताव से भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं घर के निर्माण का काम देखने जाता था, तब से ही उसकी नजर मुझ पर थी। ये तो मुझे साफ दिख रहा था। 2 दिन बाद मैं बंगले के पास पहुंचा तो देखा कि मजदूरों ने घर की दीवार फिर से पहले जैसी करती थी। 2 दिन से बारिश भी नहीं हुई थी। मेरी नजर मोनिका के घर की तरफ गई तो देखा कि उसके घर का दरवाजा बंद था। आमतौर पर जब मैं वहां जाता था तो वह बंगले के पास आसपास दिखती थी, लेकिन आज मोनिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। आखिरकार मैं उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मुझे अब उसे देखने की बेचैनी हो रही थी। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो अंदर से कुछ मर्दों की आवाजें आ रही थीं। मुझे लगा कि उसके घर में कोई मेहमान आए होंगे, इसीलिए मैंने वहां से लौटना ही बेहतर समझा और अपने बंगले की तरफ लौट गया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन हो रही थीं, क्योंकि उससे मुझे पहला अनुभव मिलने वाला था। उस दिन शाम तक मैंने मोनिका का इंतजार किया, लेकिन मोनिका घर से बाहर नहीं आई। तब मैं घर की ओर जाने लगा। रास्ते में मुझे मेरा भाई यश मिला। उसे देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि उस रास्ते पर उसे देखना अप्रत्याशित था। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी तो वह मुझे डरा हुआ नजर आया। मैंने उससे पूछा, यश, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय हॉस्टल में होना चाहिए था। तुम आ रहे हो, इसकी भी कोई खबर नहीं दी। तब यश ने कहा, भैया मैं आपको सब कुछ बताऊंगा।
लेकिन पहले हम घर चलें। मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिनों से मुझे माँ के हाथ का खाना खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्नॉइस यश की बात सुनकर मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और घर आकर उसने खाना खाया और तुरंत सो गया। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था, तभी अचानक यश अपनी जगह से उठकर कहीं जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे समझ आ गया कि वह नींद में चल रहा है। मैंने उसे पकड़कर वापस उसकी जगह सुला दिया। अगले दिन मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं मोनिका से मिलूंगा, क्योंकि बिना उससे मिले मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मैं फिर से बंगले के पास पहुंचा और काम कितना हुआ ये देखने लगा। तभी अचानक मोनिका वहां आ गई। आज वह साधारण साड़ी में आई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे पिछली रात की उसकी वही छवि दिख रही थी। आज साड़ी में मोनिका बहुत ही सुंदर लग रही थी, जिस तरह से वह उस रात मुझे दिख रही थी। मुझे मोनिका अब दिल से पसंद आने लगी थी। मैं उसके ख्यालों में डूबने ही वाला था कि तभी मोनिका बोलने लगी। सोहम, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मोनिका को किस चीज में मदद चाहिए, ये तो अब मुझे साफ दिखाई देने लगा था, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे उसे हाँ कह दिया। तब उसने कहा, हमें थोड़ी बाहर जाना है, तो तुम मेरे साथ चलो और हम मेरी स्कूटी से वहां जाएंगे। मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद मोनिका तैयार होकर आई, और जब वह तैयार होकर आई तो उसे देखकर मैं बस उसे देखते रहना चाहता था। मैं उसके साथ स्कूटी पर बैठा और हम निकल पड़े। कुछ समय बाद हम एक चौल के पास पहुंच गए। वह चौल काफी बड़ी लग रही थी। मैंने मोनिका से पूछा, मोनिका, तुम लोग मुझे कहां लेकर आई हो? तब मोनिका ने कहा, मेरे घर के पास मेरी थोड़ी इज्जत है, इसीलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आई हूं। यहां मेरी एक सहेली का कमरा है, क्नॉइस। मोनिका मुझे कमरे पर ले जाने वाली थी। यानी आज मेरे मन में जो इच्छा थी, वह 100% पूरी होने वाली थी। इस सोच से मैं उसके पीछे चल पड़ा। स्कूटी से उतरकर मोनिका चलने लगी और मैं उसके पीछे जा रहा था। चौल के एक कोने में एक कमरा था। मोनिका उस कमरे में गई और मैं भी अंदर गया। कमरे में देखा तो वहां एक बिस्तर था और उसके बगल में एक पानी का मटका रखा था। तब मोनिका बिस्तर पर जाकर बैठ गई। कमरे की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि वहां बहुत अंधेरा और शांति थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज पर था और मैं उसे जल्द से जल्द अनुभव करना चाहता था। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अगले ही कुछ पलों में कमरे में 4 हट्टे-कट्टे लोग आ गए। उन्हें देखकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि यहां क्या हो रहा है। मैंने देखा कि उन 4 लोगों में से 2 के पास कैमरे थे और तभी कमरे में बड़ी लाइट्स जल गई। क्नॉइस कमरे में काफी बड़ी लाइट्स थीं। मैंने मोनिका से पूछा, मोनिका, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन मोनिका कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने मुंह पर स्कार्फ बांधा हुआ था। मैं उससे ये सब पूछ ही रहा था कि तभी एक मोटी और भारी भरकम महिला वहां आई और मेरे पास बैठ गई। एक तरफ मोनिका थी और दूसरी तरफ वह महिला। मैंने जोर से चिल्लाकर पूछा, यहां क्या चल रहा है? तब उन 4 लोगों में से एक ने कहा, तुम कितना भी जोर से चिल्ला लो, इस कमरे से बाहर कोई आवाज नहीं जाएगी। तब मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने एक बड़ा रामपुरी चाकू निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस समय मैं बहुत डर गया था। उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ आ गया था कि मैं गलत चीज में फंस चुका हूं। मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मोनिका का पीछा किया था, लेकिन ये बात अब मेरी जान तक पहुंच गई थी। इसके बाद मोनिका और उस महिला ने मेरे साथ अनुचित हरकतें करनी शुरू कर दी और कैमरे वाले लोग पूरा शूट कर रहे थे। मुझे समझ आ गया था, क्नॉइस की मुझे फंसाया गया है। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। जब दरवाजा नहीं खोला गया, तो वह बाहर से तोड़ दिया गया। मोनिका पुलिस को देखकर बुरी तरह से डर गई थी। पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक गैंग थी जो महिलाओं के जाल में फंसाकर कम उम्र के लड़कों से लाखों रुपए की मांग करती थी। मोनिका ने मेरे छोटे भाई के साथ भी यही किया था और वह इसका शिकार बन चुका था। इसलिए मोनिका को फंसाने के लिए हमने यह प्लान बनाया था। यश ने मुझे उसके साथ हुई सारी बातें बताईं। उसने बताया कि हॉस्टल से घर आते समय मोनिका ने उसे भी अपने झांसे में फंसा लिया था। असल में मोनिका उसका असली नाम नहीं था।
मोनिका और उसकी टोली कम उम्र के लड़कों को धोखा देकर लूटने का काम करती थी। मैंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और जाल बिछाकर उस टोली को गिरफ्तार करवाया। मोनिका ने उसी तरह से यश का भी वीडियो बनाया था और उससे लाखों रुपए की मांग की थी। यश ने कुछ पैसे दे भी दिए थे, लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। वे यश को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर उसने और पैसे नहीं दिए तो वे उसका वीडियो वायरल कर देंगे। रात को जब मैं यश को घर लेकर आया था क्नॉइज, तब आंधी रात में वह एक कोने में बैठकर रो रहा था। तब मैंने उसे विश्वास में लेकर सारी बातें पूछी। उसने हिम्मत जुटाकर मुझे यह सब बताया। उसी की हिम्मत की वजह से मैं मोनिका का पर्दाफाश कर पाया। हमारे बंगले के सामने जो उसका घर था, वह उसने किराए पर लिया था, क्नॉइज, और वह भी झूठी पहचान दिखाकर। आज मेरे भाई को इस घटना का बहुत बड़ा मानसिक आघात हुआ था। वह अनजाने में ही डिप्रेशन में चला गया था और उसे संभालने में काफी वक्त लगा। मोनिका और उसकी टोली को मैंने अच्छी तरह सबक सिखाया। समय पर यह बात मेरे सामने आ जाने से क्नॉइस में यश को बचाने में सफल हो गया। नहीं तो उसके साथ और क्या क्या हो सकता था, इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अनजाने में मैंने कई और युवाओं को भी इस तरह की धोखाधड़ी से बचाया था। मोनिका और उसकी टोली की खबर सामने आते ही कई युवाओं ने कबूल किया कि उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई थीं। दोस्तों, किसी के मीठे शब्दों में आकर तुरंत भरोसा न करें और अनजान लोगों पर जल्दी से विश्वास न करें, क्योंकि आपकी मासूमियत का फायदा उठाने के लिए ऐसे बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। इसीलिए सतर्क रहें ताकि आपकी स्थिति यश जैसी ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।